हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं शुरू करने वाला हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 के थ्योरी का लेक्चर 1। और अभी तक जो मुझे समझते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं थ्योरी पर बहुत फोकस करता हूं और ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है इस चैप्टर के लिए वो बिल्कुल सेम रहने वाली है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 में थी। मैं पहले कुछ थ्योरीज बताऊंगा आपको इम्पोर्टेंट, और जब मैं थ्योरी कह रहा हूँ तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी, जर्नल, लेजर और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होंगे वो भी। उसके बाद मैं एक एक करके इलस्ट्रेशंस बताऊंगा और इलस्ट्रेशंस में मैक्सिमम बताने की कोशिश करूंगा। एक दो जो बहुत सिंपल होंगे उनको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जहां कहीं भी थोड़ा बहुत ट्रिक होगा जिस इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन में, उसको मैं आपको बना करके दूंगा और मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपको बनाने हैं। तो अब अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए पहले देख लेते हैं सिनॉप्सिस को कि मैं इस वीडियो में किन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊंगा, उसके बाद इन जनरल टर्म्स मैं इंसॉल्वेंसी क्या होती है उसके बारे में बात करूंगा, और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा। डेफिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, और ये जो डेफिनेशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1935 की एक्ट क्या कहता है। जनरल मीनिंग जो है वो तो है ही, और बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, यानी आखिर क्यों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमारे पास ऑलरेडी एक चैप्टर है, हम लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 की जरूरत क्यों है, आखिर किस तरीके से अकाउंटिंग जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। और बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यहाँ पर इतना सा है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1 आपने बनाई तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो पार्टनर्स है ना, उनका बैलेंस जो है वो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में ना होकर के डेबिट में हो जाता था। ठीक है, यानी जिसको हम लोग कैपिटल डेफिशिएंसी कहते थे या डेफिसिट इन कैपिटल कहते थे। तो वो पार्टनर क्या करता था कि जो भी डेफिसिट है उसको कैश में लेकर के आ जाता था। एक तो सिचुएशन ये हुई। दूसरा क्या होता था कि जो बचे हुए पार्टनर्स थे या जो दूसरे पार्टनर्स थे वो कहते थे कि ठीक है, अगर तुम्हारा 10,000 डेफिसिट आया है, तुम 2,000 लेकर के आओ, बाकी का 8,000 आप माफ कर देंगे, या 8,000 लेकर के आओ, 2,000 माफ कर देंगे। या ये कह देते थे सिंपली कि यार तुम 10,000 दे देना, अगर डेफिसिट उसके एक्स्ट्रा हो गई तो वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। इस तरीके से वो चल जाता था। और वहां पे पार्टनर जो क्या होता था कि दिवालिया नहीं होता था, है ना। अभी जस्ट हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि इंसॉल्वेंसी को समझ लेते हैं। इंसॉल्वेंसी अपने आप में होती क्या है? तो इंसॉल्वेंसी क्या होती है? इंसॉल्वेंसी इज अ कंडीशन व्हेन either an individual or organization is unable to pay his debt when falling due। क्या है? एक इंसॉल्वेंसी एक ऐसी कंडीशन है जब कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी देनदारियों को, डेप्ट यानी यहाँ देनदारी, डेप्ट का मतलब यहाँ देनदारी से है, तो जब अपनी देनदारियों को, अपनी लाइबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाता है, जब वो ड्यू हो, तो वो कंडीशन जो होती है वो इंसॉल्वेंसी कहलाती। तो आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं हम लोग। अब इंसॉल्वेंसी हम लोगों ने जान लिया, अब जानते हैं कि इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है? इफ ए पार्टनर विद डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज अनेबल टू ब्रिंग इन द नेसेसरी कैश टू पे हिज डेब्ट टू द फर्म, ही मे बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बाय प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स। अब इस एक एक लाइन का अपना महत्व है। चलिए इसको समझना हम लोग शुरू करते हैं। इफ वे पार्टनर विद डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, देखिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है पार्टनर्स के कैपिटल का, ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? यानी अगर फर्म बंद होती है तो पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर्स को पैसा लौटाए। क्रेडिट बैलेंस है तब इसका मतलब होता है। लेकिन डेबिट अगर बैलेंस है तो उसका क्या मतलब होता है कि उल्टा पार्टनर को ही फर्म को पैसे देने पड़ेंगे। और तो इसीलिए कहता है कि इफ ए पार्टनर विद डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज अनेबल टू ब्रिंग इन द नेसेसरी कैश, डेबिट बैलेंस है यानी डेफिसिट है, और वो पार्टनर जो है अपने डेफिसिट को कैश में लाने में असमर्थ है, टू पे हिज डेब्ट टू द फर्म। अब इस लाइन को समझिएगा। देखिए अगर क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, मींस के फर्म ऋणी है किसका? पार्टनर्स का, जिसने उसको कैपिटल दिया। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर ऋणी है फर्म का, यानी पार्टनर को फर्म को पैसे देने हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए कि डेबिट बैलेंस पार्टनर के कैपिटल में हो और वो उस डेबिट बैलेंस को, डेफिसिट को लाने में असमर्थ हो, ही मे बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट बाय प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स। क्या है? उस पार्टनर को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स, यानी कि कानून के द्वारा जो भी प्रोसेस बताया गया है उसके द्वारा। तो आई होप कि
इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर को भी समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर दिक्कत होती भी है तो हम लोग क्लास में इस पर डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, ये तो हो गई बात क्या इंसॉल्वेंसी जनरल क्या है और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स क्या है। अब हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर किस स्थिति में इंसॉल्वेंसी कहा जाएगा, वेयर अ पार्टनर इन ए फर्म इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड, वेदर और नॉट द फर्म इज हियर बाय डिसॉल्व। पार्टनर की इंसॉल्वेंसी कब कही जाएगी, जब वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, जब उसको घोषित कर दिया जाता है, एडजुडिकेटेड घोषित कर दिया जाता है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, इंसॉल्वेंट की ये आदमी दिवालिया है। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट आती है और दिवालिया उसको घोषित कर देती है, जब किसी व्यक्ति को ये लगने लगे कि उसके कर्ज जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं तो वो कोर्ट की शरण ले सकता है कि मुझे कोर्ट के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए, और कोर्ट बहुत सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन दे सकती है कि पर्टिकुलर व्यक्ति जो है आज से दिवालिया घोषित किया जाता है। अभी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में इस बारे में बात नहीं करूंगा इंसॉल्वेंसी के बारे में, जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया मैंने दिया है यहाँ पर, क्योंकि एक चैप्टर अलग से है, इंसॉल्वेंसी एक चैप्टर ही है जिस पर हम लोग इस पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो जब कोर्ट के द्वारा एडजुडिकेट कर दिया जाता है इंसॉल्वेंट किसी पार्टनर को, ही सीजेस टू ए पार्टनर ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड, तो उस तारीख से जो पार्टनर है उस फर्म का साझेदार नहीं रह जाता है, वेदर और नॉट द फर्म इज हियर बाय डिसॉल्व। भले ही फर्म बंद हो या ना हो, फर्म अगर बंद हो जाए तो वैसे भी वो पार्टनर नहीं रह जाएगा, और अगर फर्म चलती रहे तब भी वो क्या हो जाएगा, फर्म का पार्टनर नहीं रह जाएगा। ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड, यानी आज जो तारीख है, आज अगर किसी पार्टनर को दिवालिया घोषित किया गया तो आज की तारीख से वो पार्टनर नहीं रह जाएगा और उसको इंसॉल्वेंट पार्टनर कहा जाएगा। देखिए आगे क्या कहते हैं, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर द फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। क्या है, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फर्म को पार्टनर के दिवालिया होने के कारण बंद नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, द स्टेट ऑफ ए पार्टनर सो एडजुडिकेटेड इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म। जब किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाता है तो उस स्थिति में कोर्ट जो है उसके संपत्तियों को कब्जे में ले लेती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि द स्टेट ऑफ ए पार्टनर सो एडजुडिकेटेड इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म, यानी उसकी संपत्तियां जो है वो फर्म नहीं ले पाएगी, वो कोर्ट के अंदर है। एंड द फर्म इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट, और जिस दिन पार्टनर को दिवालिया घोषित किया गया उस दिन से अगर वो पार्टनर के हैसियत से कोई काम करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी और व्यक्ति के साथ, तो फर्म उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। डन आफ्टर द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है इस लाइन का, कि जहां पर फर्म बंद नहीं होती है किसी पार्टनर के दिवालिया होने के कारण, तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, यानी कि जो दिवालिया पार्टनर है, उसकी संपत्ति पर फर्म का कोई अधिकार नहीं होगा, और जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उस तिथि को, जिस तिथि पर यह घोषणा की गई कि ये दिवालिया घोषित किया जाता है, वहां से वो कोई भी काम करे, किसी के साथ एग्रीमेंट करे, तो उसकी जिम्मेदारी जो है फर्म नहीं लेगा, क्योंकि ऊपर में ही क्या लिख दिया गया है, फर्म इज नॉट डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है, बल्कि एक पार्टनर सिर्फ इंसॉल्वेंट हो रहा है। डन आफ्टर द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज। तो आई होप ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, लेकिन आप इसको ध्यान से अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अभी तक सिचुएशन क्या थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, कोई फर्म जो कोई भी पार्टनर जो है वो दिवालिया घोषित नहीं किया गया है ना, लेकिन यहाँ पर फर्म का डिसोल्यूशन होगा, नहीं भी होगा, लेकिन क्या है, एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर भी दिवालिया घोषित कर दिए जाएंगे कोर्ट के द्वारा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बैकग्राउंड क्या होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि दिवालिया हो गया है वो, तो ऑब्वियसली उसका कैपिटल जो है वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, यानी जितना उसने कैपिटल लगाया था आज के तारीख में उसका बैलेंस जो है वो माइनस में चला गया। तो डेफिशिएंसी जो कैपिटल की है वो किस तरीके से ट्रीट की जाएगी, क्योंकि अगर डेफिशिएंसी है तो जो बचे हुए पार्टनर्स है उनको बेयर करना है, तो वो विल बियर द लॉस। लॉस आखिर कौन उठाएगा, और इस लॉस को ट्रीट कैसे किया जाए, क्या ये एक नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। उसके बाद आ जाता है आपका गार्नर वर्सेस मर्रे जजमेंट, कि डेफिशिएंसी आ गई है किसी पार्टनर की, कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो बाकी के पार्टनर उससे 1 रुपया मांग नहीं सकते हैं, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते
देखते हैं दिवालिया जैसे ही कोई व्यक्ति घोषित होता है तो कोर्ट के द्वारा उसको संरक्षण प्राप्त हो जाता है। वो किसी भी व्यक्ति को ना सिर्फ अपने पार्टनरशिप फर्म में बल्कि किसी और को भी उसको पैसा देना है तो वो उसको फोर्स नहीं कर सकता है। दिवालिया घोषित उसको कोर्ट करेगी, उसकी संपत्तियां अपने कब्जे में ले ले। तो कोई भी चाहे उसके अपने पार्टनर्स हो या कहीं और से भी कुछ उधार ले रखा उसने, उसको फोर्स नहीं कर सकता है। तो वो विल बेयर द लॉस। लॉस कौन बेयर करेगा? क्योंकि ये नॉर्मल लॉस तो है नहीं। पहले तो ये नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट हो गया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। कब? जबकि पार्टनर सॉल्वेंट, जबकि वो दिवालिया घोषित नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत कमी हो जाती थी तो बचे हुए पार्टनर उसको बेयर कर देते थे। बट गार्नर वर्सेस मर्रे का नियम आया और उसमें ये कहा गया कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल लॉस, क्योंकि लॉस तो वो है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो। व्यवसाय को जब चला रहे हैं उसमें सेल्स एंड परचेज में मिसमैच हो, डिसबैलेंस हो तो वो लॉस है, तो वो नॉर्मल लॉस है, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन ये लॉस नॉर्मल है नहीं। तो इन्होंने कहा गार्नर वर्सेस मर्रे साहब ने, हालांकि इसके जजमेंट को भी बहुत डिटेल में हम लोग आगे देखने वाले हैं, कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने लास्ट कैपिटल यानी डिसोल्यूशन के डेट में जो कैपिटल की बैलेंस थी उस रेशियो में इस लॉस को बियर करेंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल लॉस नहीं है। तो आई होप कि जो बैकग्राउंड है इस चैप्टर का वो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा, और कोई दिक्कत होगी तो हम लोग क्लासरूम में बात करेंगे इस पर। तो थैंक यू वेरी मच।